द रेशनल ऑप्टिमिस्ट, हाउ प्रॉस्पेरिटी इवॉल्व्स बाय मैट रिडली। ये किताब हमें ये समझाती है कि इंसानी समाज का असली शक्ति क्या है। आइडियाज़ का मिलना, ट्रेड का होना और नए आविष्कार यानी इनोवेशंस का होना। रिडली एक सिंपल लेकिन इम्पैक्टफुल मैसेज देते हैं। ऑप्टिमिज्म यानी आशावादी सोच सिर्फ एक सपना नहीं है, बल्कि पुराने डेटा और एविडेंस पर आधारित एक सच्चाई है। इस किताब में रिडली ने दिखाया है कि कैसे इंसानों ने ट्रेड और स्पेशलाइजेशन के जरिए अपने जीवन में प्रोग्रेस की है। एक टाइम था जब इंसान जंगल में घूमकर खाना ढूंढता था, और आज हम टेक्नोलॉजी और ग्लोबल ट्रेड के जरिए पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं। ये सब कम्युलेटिव कल्चरल इवोल्यूशन का रिजल्ट है, यानी हर जनरेशन नए आइडियाज को बिल्ड करके अगले लेवल पर ले जाती है। रिडली का कहना है कि मार्केट्स सिर्फ सामान बेचने और खरीदने की जगह नहीं है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां लोग अपने स्किल्स और आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं, जिससे सबकी लाइफ बेटर होती है। उन्होंने कैटालैक्सी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, यानी एक सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम जो एक्सचेंज और कोऑपरेशन पर बेस्ड होता है। ये किताब सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि एक रोड मैप है कि हम फ्यूचर में कैसे चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज, ओवर पॉपुलेशन और रिसोर्स स्कैर्सिटी का समाधान कर सकते हैं। रिडली आर्ग्यू करते हैं कि इंसानी एडेप्टेबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हमारी सबसे बड़ी शक्ति हैं। आखिरी में ये किताब एक विजन देती है 2100 के लिए, जहां दुनिया और प्रॉस्पेरस, सस्टेनेबल और इनोवेटिव होगी। तो अगर आपको ट्रेड, इनोवेशन और ह्यूमैनिटी के प्रोग्रेस की कहानी सुननी है तो द रेशनल ऑप्टिमिस्ट आपके लिए एक परफेक्ट किताब है। मैट रिडली इंग्लैंड के एक वेल नोन ऑथर और थिंकर हैं, जो अपने यूनिक पर्सपेक्टिव और एविडेंस बेस्ड ऑप्टिमिज्म के लिए जाने जाते हैं। 1958 में इंग्लैंड के न्यू कैसल के पास एक डेयरी और व्हीट फार्म में पैदा हुए। मैट का बचपन एक ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में गुजरा। उन्होंने अपनी स्कूलिंग एटन से की और जूलॉजी में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री कंप्लीट की। यहीं से उनका इंटरेस्ट साइंस और नेचर के डीपर एस्पेक्ट्स में और ज़्यादा डेवलप हुआ। ऑक्सफोर्ड में अपने पीएचडी के दौरान, जहां उनका रिसर्च टीतर पर फोकस था, रिडली ने राइटिंग के प्रति अपनी पैशन को डिस्कवर किया। ये पैशन उन्हें जर्नलिज्म के फील्ड में ले गया, जहां उन्होंने द इकोनॉमिस्ट के साइंस कॉरेस्पॉन्डेंट और वॉशिंगटन कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में काम किया। रिडली ने अपने आर्टिकल्स और बुक्स के जरिए साइंस को एक इंगेजिंग और एक्सेसिबल तरीके से ऑडियंस तक पहुंचाया है। उन्होंने द रेड क्वीन और जीनोम जैसी क्रिटिकली अक्लेम्ड बुक्स भी लिखी हैं, जो साइंस और ह्यूमन बिहेवियर के कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंप्लीफाई करके प्रेजेंट करती हैं। मैट रिडली सेंटर फॉर लाइफ न्यू कैसल में एक साइंस पार्क और एजुकेशनल सेंटर के फाउंडिंग चेयरमैन भी हैं। ये सेंटर साइंस और एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए डेडिकेटेड है। रिडली वॉल स्ट्रीट जर्नल और दूसरे मेजर पब्लिकेशन के लिए रेगुलर कॉलमिस्ट भी हैं, जहां उनका फोकस रेशनल ऑप्टिमिज्म और ग्लोबल चैलेंजेस की प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पर होता है। रिडली की पर्सनल लाइफ भी इक्वली इंस्पायरिंग है। वो न्यूरो साइंटिस्ट एन्या हर्लबर्ट के हस्बैंड हैं और 2 बच्चों के पापा भी। उनका जीवन नेचर और नर्चर के बैलेंस को रिफ्लेक्ट करता है। आइए इस किताब को समझने की कोशिश करते हैं। मैट रिडली ने इस किताब का प्रोलॉग एक बहुत ही यूनिक टाइटल दिया है, व्हेन आइडियाज हैव सेक्स। ये टाइटल सिंबलाइज करता है कि कैसे इंसानी प्रोग्रेस और इनोवेशन आइडियाज के मिलने और कंबाइन होने से होती है। जैसे एक बायोलॉजिकल प्रोसेस में जीन कॉम्बिनेशन से नए फीचर्स आते हैं, वैसे ही आइडियाज का मिलना नए आविष्कार और एडवांसमेंट्स को जन्म देता है। रिडली ये बताते हैं कि इंसानों का सबसे यूनिक फीचर है उनका कम्युलेटिव कल्चरल इवोल्यूशन का एक्सपीरियंस करना। मतलब
हमारी सोसाइटी नए कॉन्सेप्ट्स और टेक्नोलॉजीज को बिल्ड करके एक लेवल से दूसरे लेवल तक ले जाती हैं। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल उन्होंने दिया है स्टोन एज का एक हैंड एक्स और एक मॉडर्न कंप्यूटर माउस। दोनों चीजें इंसानों ने बनाई हैं, पर एक सिंगल इंसान के स्किल्स का रिजल्ट है और दूसरा कलेक्टिव इंटेलिजेंस का, जिसमें कई लोगों के नॉलेज और कौशल शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ह्यूमन बीइंग्स के इवोल्यूशनरी जर्नी में एक पॉइंट आया जब हमने आइडियाज, गुड्स और टूल्स का एक्सचेंज करना शुरू किया। ये एक्सचेंज और स्पेशलाइजेशन इंसानी प्रोग्रेस के सबसे बड़े ड्राइवर्स हैं। जब लोग अपने अपने काम में स्पेशलाइज करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज का एक्सचेंज करते हैं, तो सब लोग बेहतर जिंदगी जीने लगते हैं। रिडली ने आइडियाज का सेक्स का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। उन्होंने कहा कि जब अलग अलग आइडियाज का फ्यूजन होता है तभी नए आविष्कार होते हैं, जैसे रेलवेज और लोकोमोटिव्स का कंबाइन होना या प्रिंटिंग प्रेस और पेपर का मिलना। इन सब ने दुनिया में रिवॉल्यूशंस लाए हैं। रिडली ये भी एम्फेसाइज करते हैं कि ह्यूमंस और एनिमल्स में सबसे बड़ा फर्क ये है कि इंसान नए आइडियाज को एक्यूमुलेट और एक्सचेंज करते हैं। चिंपैंजीज या डॉल्फिन्स जैसे इंटेलिजेंट एनिमल्स भी टूल्स का यूज करते हैं, पर उनका कल्चरल इवोल्यूशन क्यूमुलेटिव नहीं है। हमारे अंदर नए आइडियाज को अपनाने और उन्हें इवॉल्व करने की शक्ति है। रिडली कहते हैं कि इंसानों के पास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी है, कोऑपरेशन और डिवीजन ऑफ लेबर के जरिए अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करना, और ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होगा। जब तक आइडियाज मिलते रहेंगे, इंसानी प्रोग्रेस होती रहेगी। एंड में एक ऑप्टिमिस्टिक नोट पर रिडली खत्म करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया के हर बड़े चैलेंज का सलूशन आइडियाज के एक्सचेंज और इनोवेशन में छुपा है। चैप्टर 1 अ बेटर टुडे। मैट रिडली इस चैप्टर में हमें समझाते हैं कि आज का समय ह्यूमैनिटी के लिए किस तरह से एक बेहतरीन प्रेजेंट है, जिसमें हमने अपने पुराने दिनों की मुश्किलों से बहुत कुछ सीखा है और उन्हें पीछे छोड़ दिया है। पहले इंसानों का जीवन मुश्किल था। एक समय था जब ज्यादा लोग एक छोटी सी बीमारी या खाना न मिलने की वजह से मर जाते थे। लेकिन आज हम एक ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जहां हमारे पास खाना, स्वच्छ पानी और हेल्थ फैसिलिटीज़ काफ़ी एक्सेसिबल हैं। अगर हम वर्ल्ड जीडीपी पर कैपिटा यानी हर इंसान की कमाई का एक एवरेज देखें तो पिछले कई सेंचुरीज में ये कंसिस्टेंटली बढ़ता गया है। इसका मतलब है कि दुनिया में ज़्यादा लोगों के पास ज़्यादा पैसे और ज़्यादा सुविधाएं हैं। पहले ज़माने में इंसानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी उम्र सिर्फ 30 से 40 साल थी, लेकिन अब दुनिया के ज़्यादातर रीजन्स में लोग 70 से 80 साल तक जीते हैं। ये इम्प्रूवमेंट मेडिकल साइंस, वैक्सीनेशन और सैनिटेशन जैसे एडवांसमेंट्स की वजह से हुआ है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है स्मॉल पॉक्स जैसी डेंजरस बीमारी का इरेडिकेशन, खात्मा। मैट रिडली बताते हैं कि पहले लोग अपने बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल करते थे, जैसे खाना, पानी और शेल्टर। लेकिन आज फार्मिंग टेक्निक्स जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन ने फूड प्रोडक्शन को इतना इम्प्रूव कर दिया है कि हम ज्यादा लोगों का पेट भर सकते हैं। स्वच्छ पानी और बिजली अब ज्यादातर जगहों तक पहुंच चुकी है। एक जमाने में लोग एक दूसरे से बात करने के लिए कबूतर या डाकिया का यूज करते थे। आज हम एक बटन दबाकर दुनिया के किसी भी कोने में किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं। इंटरनेट और स्मार्टफोन्स ने कम्युनिकेशन और नॉलेज शेयरिंग को एक नई दिशा दी है। रिडली उन लोगों की सोच को चैलेंज करते हैं जो कहते हैं कि दुनिया हर तरफ से खराब हो रही है। वो कहते हैं कि अगर हम डेटा और हिस्ट्री को देखें तो हमें दिखेगा कि दुनिया ज्यादा सिक्योर, हेल्दी और प्रॉस्परस हुई है। पेसिमिज्म यानी
निराशावाद एक गलत नैरेटिव है जो इंसानी प्रोग्रेस को इग्नोर करता है। एक समय था जब इंसानों के पास सिर्फ एक हैंड एक्स होता था और आज हमारे पास एक मॉडर्न कंप्यूटर माउस है। ये एग्जाम्पल रिडली ने दिया है कल्चरल इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे एक इंसान का स्किल पूरे समाज के स्किल में बदल गया। एक समय था जब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में दिन लगते थे। आज प्लेन्स और हाई स्पीड ट्रेन्स की वजह से हम सिर्फ घंटों में कहीं भी पहुंच सकते हैं। इनोवेशन ने इंसानों की कैपेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दिया है। पहले बीमारियां जैसे कॉलेरा और टाइफॉइड हर साल हजारों लोगों की जान ले लेती थी, लेकिन सैनिटेशन और क्लीन वाटर की एक्सेसिबिलिटी ने डिजीज आउटब्रेक्स को ड्रेस्टिकली कम कर दिया है। आज के ज़माने में बिजली और पढ़ाई दोनों ही दुनिया के ज़्यादातर रीजन्स तक पहुंच चुकी है। लिटरेसी और एजुकेशन के हाई लेवल्स इंसानी प्रोग्रेस के सबसे बड़े इंडिकेटर्स हैं। हाँ, दुनिया के कुछ रीजन्स अभी भी पॉवर्टी फेस करते हैं, लेकिन ओवरऑल पॉवर्टी का परसेंटेज पिछले 50 सालों में हाफ से भी कम हो गया है। ये एक प्रूफ है कि हम नए सॉल्यूशंस और पॉलिसीज के जरिए चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। रिडली कहते हैं कि ट्रेड और कॉमर्स सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये कल्चरल एक्सचेंज का एक मीडियम भी है। ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया के अलग अलग रीजन्स के लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया है। रिडली कहते हैं कि अगर हम हिस्ट्री से सीखें तो हमें ऑप्टिमिज्म का पाथ समझ में आता है। ह्यूमन एडेप्टेबिलिटी और क्रिएटिविटी ने हर बड़े क्राइसिस का सलूशन ढूंढा है और फ्यूचर में भी हम नए सॉल्यूशंस के साथ आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर का मेन मैसेज है कि दुनिया में प्रोग्रेस एक रियलिटी है और अगर हम रेशनल और इनोवेटिव बनकर चैलेंजेस को देखें तो हम और भी बेहतर फ्यूचर की तरफ बढ़ सकते हैं। ये ऑप्टिमिज्म ही हमारी असली ताकत है। चैप्टर 2 द कलेक्टिव ब्रेन एक्सचेंज एंड स्पेशलाइजेशन आफ्टर 2 लाख ईयर्स अगो। मैट रिडली एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसे वो द कलेक्टिव ब्रेन कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है कि इंसानों की सबसे बड़ी शक्ति उनका अकेला दिमाग नहीं बल्कि उनका मिलजुल के सोचना और काम करना है। इस चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक्सचेंज और स्पेशलाइजेशन ने इंसानी प्रोग्रेस के लिए एक पावरफुल इंजन का काम किया है। रिडली कहते हैं कि इंसानी इंटेलिजेंस का असली मैजिक तभी होता है जब वो कलेक्टिव होती है। मतलब हमारा सर्वाइवल और प्रोग्रेस इस बात पर डिपेंड करता है कि हम अपने आइडियाज और नॉलेज को शेयर करते हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल है एक टूल का इन्वेंशन। एक इंसान एक हैमर बनाता है, हथौड़ा, दूसरा इंसान उसका यूज करके एक और टूल बनाता है और ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता। 2 लाख साल पहले जब ह्यूमंस ने ट्रेड और स्पेशलाइजेशन शुरू की, तब से इंसानी सोसाइटी रैपिड प्रोग्रेस कर रही है। जब एक इंसान अपना फोकस एक स्पेसिफिक स्किल पर करता है जैसे वीविंग या हंटिंग और दूसरे इंसान के काम के साथ अपना काम एक्सचेंज करता है तो सबकी एफिशिएंसी बढ़ती है। इस प्रोसेस ने लेबर और प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई किया और हमारी सोसाइटीज को और ज्यादा प्रोडक्टिव बनाया। रिडले ये पॉइंट हाईलाइट करते हैं कि वो सोसाइटीज जो एक्सचेंज और कम्युनिकेशन से अलग हो जाती हैं, वो टेक्नोलॉजी और नॉलेज में पीछे रह जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आइसोलेटेड पॉपुलेशंस में नए टूल्स या फार्मिंग मेथड्स इवॉल्व होने में देर लगती है, इसलिए कम्युनिकेशन और ट्रेड के नेटवर्क्स क्रिटिकल होते हैं। एंशिएंट ट्रेड रूट्स जैसे सिल्क रोड ने सिर्फ गुड्स का नहीं, आइडियाज और नॉलेज का भी एक्सचेंज किया। ये नेटवर्क्स एक तरह से एक ब्रिज का काम करते हैं जो अलग अलग कल्चर्स और टेक्नोलॉजीज को कनेक्ट करते हैं। इस प्रोसेस ने सोसाइटीज को डाइवर्सिटी और इंटरकनेक्टेडनेस से ग्रो करने का मौका दिया।
रिडली एक्सप्लेन करते हैं कि अर्ली बार्टरिंग सिस्टम्स, जहां लोग एक गुड के बदले दूसरा गुड एक्सचेंज करते थे, एक सामान के बदले दूसरा सामान, वो आज के मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम्स के शुरुआत थे। कोऑपरेशन और ट्रस्ट काफ़ी ज़रूरी थे उन ट्रांजैक्शंस में, और ये ट्रस्ट ही मार्केट्स और सोशल नॉर्म्स का फाउंडेशन बने। स्पेशलाइजेशन का कॉन्सेप्ट सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं था, इसका इम्पैक्ट सोसाइटीज़ के प्रॉस्पेरिटी पर भी था। जो कम्युनिटीज़ एक्सचेंज और स्पेशलाइजेशन को अडॉप्ट करती थी वो उन सोसाइटी से ज़्यादा सक्सेसफुल होती थी जो अलग रहती थी। जैसे एंशिएंट वीविंग या मेटलर्जी में स्पेशलाइज्ड लेबर ने इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए फाउंडेशन बनाया। एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स जैसे पॉटरी और टूल्स ये दिखाते हैं कि कैसे इंसानों ने अपने कलेक्टिव इंटेलिजेंस को यूज़ करके नए टेक्नोलॉजीज डेवलप की। ये शेयर्ड प्रोग्रेस का एक विजुअल प्रूफ है जो हमारे कल्चरल इवोल्यूशन की स्टोरी को सपोर्ट करता है। अर्ली सिटीज सिर्फ रहने की जगह नहीं थे, ये हब्स थे जहां नॉलेज और आइडियाज का एक्सचेंज होता था। अर्बन सेंटर्स में कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन की वजह से इनोवेशन और कोलैबोरेशन काफ़ी तेजी से होता था। सिटीज़ ने कलेक्टिव इंटेलिजेंस को एम्पलीफाई किया और सोसाइटीज़ को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया। लैंग्वेज और राइटिंग ने कल्चरल इवोल्यूशन को एक्सेलरेट किया। नॉलेज को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास करना राइटिंग की वजह से और आसान हो गया। इससे कम्युलेटिव प्रोग्रेस का स्पीड और बढ़ गई। एक्सचेंज और ट्रेड के लिए ट्रस्ट और कोऑपरेशन काफ़ी ज़रूरी थे। जब ट्रेडिंग पार्टनर्स के बीच ट्रस्ट होता है तो ट्रेड नेटवर्क्स और ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये नेटवर्क्स ही सोसाइटीज़ के लिए एक बैकबोन बन गए जो उनकी ग्रोथ और स्टेबिलिटी को सपोर्ट करते हैं। रिडली बताते हैं कि एनलाइटनमेंट के दौरान नॉलेज शेयरिंग और एक्सेलरेट हुई। उस टाइम के थिंकर्स और साइंटिस्ट्स ने अपने आइडियाज़ और डिस्कवरीज को फ्रीली शेयर किया, जिससे नए इन्वेंशंस का एक एक्सप्लोजन हुआ। जो सोसाइटीज अपने आप को आइसोलेटेड रखती हैं वो स्टैग्नेट हो जाती हैं, जबकि ओपन एक्सचेंज को अडॉप्ट करने वाली सोसाइटीज थ्राइव करती हैं। रिडली ये एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे ट्रेड और कम्युनिकेशन ने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का रास्ता बनाया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कलेक्टिव इंटेलिजेंस कैसे काम करती है। मशीन्स, टूल्स और मेथड्स का एक्सचेंज ने इंडस्ट्रीज को बूस्ट किया और ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क्स को और ज्यादा एक्सपेंड किया। नए इन्वेंशंस और आइडियाज तब आते हैं जब अलग अलग कल्चर्स और टेक्नोलॉजीज का इंटरसेक्शन होता है। ट्रेड नेटवर्क्स ये इंटरसेक्शंस क्रिएट करते हैं जहां नई पॉसिबिलिटीज इमर्ज होती हैं। रिडली का इस चैप्टर में मैसेज है कि ह्यूमन प्रोग्रेस का असली इंजन है एक्सचेंज और कोलैबोरेशन। जब तक सोसाइटीज नए आइडियाज और स्किल्स का एक्सचेंज करती रहेंगी तब तक इंसानी इवोल्यूशन और प्रोग्रेस होता रहेगा। ट्रेड सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं, एक कल्चरल और इंटेलेक्चुअल फिनोमिना है जो हमेशा ह्यूमैनिटी को नए ऊंचाइयों पर ले जाता है। चैप्टर 3 The manufacture of virtue, barter, trust and rules after 50,000 years ago। ये चैप्टर बताता है कि कैसे इंसानी सोसाइटी में व्यापार यानी ट्रेड, भरोसा यानी ट्रस्ट और नियम यानी रूल्स इवॉल्व हुए हैं। मैट रिडली कहते हैं कि 50,000 साल पहले इंसानी समाज में व्यापार की शुरुआत हुई थी और ये प्रोसेस इंसानी प्रोग्रेस का एक महत्वपूर्ण पॉइंट बना। इस चैप्टर में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे बार्टर सिस्टम्स, ट्रस्ट मैकेनिज्म्स और नियमों ने हमारी सोसाइटी को आगे बढ़ाया। पहली इकोनॉमिक इंटरैक्शन बार्टर थी, चीज़ों के सीधे साधे एक्सचेंज का सिस्टम। जैसे एक इंसान अपने अनाज के बदले एक और इंसान से जानवरों का मांस या टूल्स एक्सचेंज करता था। इस सिस्टम में ट्रस्ट बहुत ज़रूरी था।
क्योंकि एक्सचेंज तभी सक्सेसफुल होता है जब दोनों पार्टीज अपने कमिटमेंट्स को पूरा करें। व्यापार सिर्फ तभी पॉसिबल था जब लोग एक दूसरे पर भरोसा करते। रिडली कहते हैं कि सोशल रिलेशनशिप्स ने ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद की। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को तभी अपने गुड्स देता था जब उसे विश्वास था कि अगले व्यक्ति अपना प्रॉमिस पूरा करेंगे। जब व्यापार बढ़ने लगा तो डिस्प्यूट्स को अवॉइड करने के लिए रूल्स और सोशल नॉर्म्स इवॉल्व हुए। सोसाइटीज में फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए पनिशमेंट्स और कोड्स ऑफ कंडक्ट का प्रचार हुआ। ये नियम व्यापार में ट्रस्ट और कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए जरूरी थे। रिडली रेसिप्रोसिटी को एक कोर कॉन्सेप्ट के रूप में प्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर एक व्यक्ति किसी और की मदद करता है तो वो दूसरे से वापस मदद की उम्मीद रखता है। ये प्रिंसिपल बार्टर सिस्टम्स और अर्ली इकोनॉमीज का बेस था। रिलीजन और मोरालिटी के कॉन्सेप्ट्स ने ट्रेड में फेयरनेस और भरोसे को रीइंफोर्स किया। व्यापार में चीटिंग या ट्रस्ट तोड़ने के लिए सोसाइटीज ने पनिशमेंट्स को एस्टेब्लिश किया। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस व्यापार और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को ओवरसी करते थे। बार्टर सिस्टम में लिमिटेशंस थी, जैसे हर चीज का सीधा एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता था। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मनी का कॉन्सेप्ट आया। मनी एक यूनिवर्सल मीडियम बना जो हर इंसान के लिए एक्सेप्टेबल था और जिस पर कलेक्टिव ट्रस्ट था। मार्केट्स का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ जहां लोग अपने गुड्स और सर्विसेज को इफिशिएंटली एक्सचेंज कर सके। इस प्रोसेस ने स्पेशलाइजेशन को प्रमोट किया, जहां हर व्यक्ति अपनी स्किल्स रिफाइन करके अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को और बेटर बनाने लगा। ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल से इंस्टीट्यूशंस तक एक्सटेंड होने लगा। बैंक्स, गवर्नमेंट्स और गिल्ड जैसे इंस्टीट्यूशंस ने ट्रेड में अकाउंटेबिलिटी और सिक्योरिटी को और स्ट्रांग बनाया। अर्ली बैंक्स ने वेल्थ को सिक्योर करना शुरू किया और ट्रस्ट बेस्ड क्रेडिट सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया। जब ट्रेड कॉम्प्लेक्स होने लगा तो एग्रीमेंट्स को फॉर्मलाइज करने के लिए रिटेन कॉन्ट्रैक्ट्स का इन्वेंशन हुआ। इन कॉन्ट्रैक्ट्स ने ट्रस्ट और लीगल अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया। रूल्स अगेंस्ट फ्रॉड और डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस इवॉल्व होने लगी। रिडली कहते हैं कि एंशिएंट ट्रेड रूट्स जैसे सिल्क रोड सिर्फ गुड्स का नहीं बल्कि नॉलेज और कल्चरल एक्सचेंज का भी जरिया थे। ये ट्रेड नेटवर्क्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रस्ट को फैसिलिटेट करते थे। ट्रेड ने अलग अलग कल्चर्स को एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने का मौका दिया। इस कोलैबोरेशन ने टॉलरेंस, इनोवेशन और नॉलेज शेयरिंग को बढ़ाया। कॉइन्स और स्टैंडर्डाइज्ड मेजर्स के इन्वेंशन ने ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम किया और ट्रेड को और इफिशिएंट बनाया। इस स्टैंडर्डाइजेशन से इंटरनेशनल ट्रेड नेटवर्क्स को बढ़ावा मिला। शुरुआती सिटीज और मार्केट प्लेसेस इकोनॉमिक और कल्चरल हब्स बन गए। ये जगह आइडियाज, स्किल्स और गुड्स के एक्सचेंज के लिए सेंट्रल पॉइंट्स थे। मार्केट प्लेसेस सिर्फ व्यापार के नहीं बल्कि कल्चरल एनरिचमेंट के भी सेंटर्स थे। बार्टर से लेकर मॉडर्न मनी बेस्ड इकोनॉमीज तक का सफर एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। रिडली कहते हैं कि इकोनॉमिक सिस्टम्स सिर्फ व्यापार को सिंप्लीफाई करने के लिए नहीं बल्कि सोसाइटीज के ग्रोथ और स्टेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए भी जरूरी है। इस चैप्टर का कोर मैसेज ये है कि ट्रेड और ट्रस्ट इंसानी प्रोग्रेस के कोर में है। जब तक सोसाइटीज नए सिस्टम्स को एडॉप्ट करती रहेंगी, इनोवेशन और कोलैबोरेशन के जरिए प्रोग्रेस होती रहेगी। बार्टर से लेकर मॉडर्न मार्केट्स तक का ये सफर ह्यूमैनिटी की एडेप्टेबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज को दिखाता है।
ट्रस्ट और रूल्स इंसानी सोसाइटी के फाउंडेशन है और ये हमेशा इंसानी प्रोग्रेस के साथ ही इवॉल्व होते रहेंगे। चैप्टर 4 द फीडिंग ऑफ द 9 बिलियन फार्मिंग आफ्टर 10,000 ईयर्स अगो। मैट रिडली इस चैप्टर में फार्मिंग के डेवलपमेंट की कहानी को एक्सप्लोर करते हैं और बताते हैं कि कैसे एग्रीकल्चर ने इंसानी सिविलाइजेशन को ट्रांसफॉर्म किया। ये स्टोरी सिर्फ फार्मिंग की नहीं बल्कि हमारे जीने के तरीके और सोसाइटी के डेवलपमेंट की भी है। पहले ज़माने में इंसान हंटर गैदरर्स थे। वो जंगल में घूमते, शिकार करते और पेड़ों के फल तोड़कर अपनी भूख मिटाते थे। लेकिन इस लाइफस्टाइल में एक बड़ी दिक्कत थी। खाना कभी मिलता था और कभी नहीं मिलता था। फार्मिंग का इन्वेंशन इंसानी प्रोग्रेस का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट थी, क्योंकि इसने हमें एक जगह सेटल होने और अपने खुद के खाने का बंदोबस्त करने का तरीका सिखाया। फार्मिंग के आने से लोग एक जगह पर कम्युनिटीज बनाने लगे। डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स ने रिलायबल यानी भरोसेमंद फूड सोर्सेस प्रोवाइड किए। पहले जहां एक फैमिली अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करती थी, अब वही फैमिली सरप्लस यानी अधिक फूड उगाने लगी, जो ट्रेड और स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करता था। फार्मिंग में नए इन्वेंशंस जैसे प्लाउ यानी हल और इरिगेशन सिस्टम्स ने प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया। फर्टाइल क्रेसेंट जैसे रीजन्स में एडवांस्ड फार्मिंग टेक्निक्स शुरू हुई, जहां क्रॉप्स जैसे गेहूं, चावल और मक्का ग्लोबल स्टेपल्स बन गए। इरिगेशन ने पानी की अवेलेबिलिटी बढ़ाई, लेकिन इसके लिए लोगों के बीच कोऑपरेशन भी जरूरी था। पहले फार्मर्स सॉइल डिप्लीशन यानी जमीन की फर्टिलिटी का खत्म होने और पेस्ट यानी कीड़े जैसे प्रॉब्लम्स को फेस करते थे। लेकिन रोटेशनल फार्मिंग और फर्टिलाइजेशन जैसे सॉल्यूशंस ने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद की। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगी, नए एरेबल लैंड्स यानी जमीन जो खेती के काम आ सकती थी, उनको एक्सप्लोर किया गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन फार्मिंग के लिए एक और बड़ा माइलस्टोन था। मैकेनाइजेशन ने मैनुअल लेबर की ज़रूरत को कम किया और एग्रीकल्चरल यील्ड्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया। ट्रैक्टर्स और हार्वेस्टिंग मशीन्स ने फार्मिंग को इफ़िशिएंट बनाया। 20th सेंचुरी में ग्रीन रिवॉल्यूशन ने हाई यील्ड क्रॉप वेराइटीज़ को इंट्रोड्यूस किया, जिससे फूड प्रोडक्शन में बहुत बढ़ावा हुआ। जेनेटिक मॉडिफिकेशन और हाइब्रिडाइजेशन ने क्रॉप्स को ज़्यादा रेजिलिएंट यानी मजबूत बनाया। लेकिन फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के एक्सेसिव यूज ने इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को भी जन्म दिया। आज के ज़माने में फार्मिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गई है। ड्रोन्स और जीपीएस जैसे टूल्स ने फार्मिंग को और ज़्यादा प्रिसाइज और एफिशिएंट बनाया है। मैट रिडली कहते हैं कि फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स जैसे ड्राइंग और कैनिंग ने फूड का शेल्फ लाइफ को बढ़ाया और ट्रांसपोर्टेशन के जरिए क्रॉप्स को ग्लोबल मार्केट्स तक पहुंचाया है। अर्बनाइजेशन और फार्मिंग एक म्यूचुअली डिपेंडेंट सिस्टम बन गए हैं। जहां फार्मिंग अर्बन सेंटर्स को खाना प्रोवाइड करती है, वहीं अर्बनाइजेशन फार्मिंग के नए सॉल्यूशंस जैसे वर्टिकल फार्मिंग और अर्बन फार्मिंग को प्रमोट करते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री जैसे प्रैक्टिसेस फार्मिंग और फॉरेस्ट्री को कंबाइन करके सस्टेनेबिलिटी को बढ़ाते हैं। फार्मिंग और ट्रेड के बीच का रिश्ता हमेशा से स्ट्रांग रहा है। अर्ली ट्रेड नेटवर्क्स ने फार्मिंग टेक्निक्स को अलग अलग रीजन्स तक फैलाया। आज के ज़माने में ग्लोबल ट्रेड ने फार्मिंग को एक इंटरनेशनल फिनोमेनन बना दिया है। क्लाइमेट चेंज फार्मिंग के लिए एक बड़ा चैलेंज है। वाटर स्कैर्सिटी और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस क्रॉप प्रोडक्शन को इम्पैक्ट कर सकते हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फार्मिंग के फ्यूचर चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए ज़रूरी हैं।
फ्यूचर में फार्मिंग का फोकस पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट फूड प्रोडक्शन के साथ इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना होगा। इनोवेशंस जैसे वर्टिकल फार्मिंग, एक्वाकल्चर यानी फिश फार्मिंग और नो टिल फार्मिंग ज़्यादा सस्टेनेबल सॉल्यूशंस के लिए ज़रूरी है। डिजिटल टूल्स जैसे वेदर इंसाइट्स और मार्केट फॉरकास्ट ने फार्मिंग को और एडवांस बनाया है। फार्मिंग इंसानी सिविलाइजेशन का एक ज़रूरी हिस्सा है। ये सिर्फ खाना उगाने का तरीका नहीं बल्कि एक प्रोसेस है जो सोसाइटीज़ को ग्रो करने का मौका देता है। मैट रिडली इस चैप्टर में बताते हैं कि फार्मिंग के इनोवेशंस और प्रैक्टिसेस ने कैसे ह्यूमैनिटी को 9 बिलियन लोगों के लिए फूड प्रोवाइड करने में हेल्प किया है। फ्यूचर में भी फार्मिंग नए चैलेंजेस को ओवरकम करते हुए ह्यूमैनिटी के प्रोग्रेस का एक ज़रूरी हिस्सा बनी रहेगी। चैप्टर 5 द ट्रायम्फ ऑफ सिटीज, ट्रेड आफ्टर 5000 ईयर्स अगो। मैट रिडली इस चैप्टर में बताते हैं कि सिटीज सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि इनोवेशन, कल्चरल एक्सचेंज और इकोनॉमिक ग्रोथ के मेजर हब्स बन गए हैं। 5000 साल पहले शहरों का उदय एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट था। सिटीज जैसे बेबीलोन, एथेंस और रोम अपने ज़माने के इकोनॉमिक पावर हाउसेस थे। ट्रेड रूट्स ने शहरों को कनेक्ट किया जिसने गुड्स और एक आइडियाज़ को एक्सचेंज को बढ़ाया। सिटीज़ ने अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोगों को एक जगह पर लाके कोलैबोरेशन का एक परफेक्ट इन्वायरमेंट दिया। यहाँ डिवीज़न ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन को प्रमोट किया गया जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी था। एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के साथ अर्बन पॉपुलेशंस ग्रो करने लगी। सरप्लस फूड ने लोगों को शहरों में सेटल होने और स्पेशलाइज्ड प्रोफेशन से अडॉप्ट करने का मौका दिया। मार्केट्स शहरों की जिंदगी का सेंट्रल हिस्सा बन गए। यहाँ स्पेशलाइज्ड गुड्स और सर्विसेज का इजी एक्सेस था और यहाँ का कॉमर्स पूरे रीजन की इकोनॉमी को बूस्ट करता था। सिटीज जैसे ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज के मेल्टिंग पॉट्स बन गए। यहाँ अलग अलग कल्चर्स, रीजन्स और लैंग्वेजेस के लोग एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते और नए आइडियाज को जन्म देते। शहरों के लेआउट्स को ट्रेड और डिफेंस के हिसाब से बनाया गया। सोशल हायरार्कीज और गवर्नेंस सिस्टम्स इवॉल्व हुए जो शहरों की स्टेबिलिटी और एफिशिएंसी के लिए ज़रूरी थे। शहरों ने टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और इनोवेशन को एक्सेलरेट किया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान सिटीज मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के सेंटर बन गए। मॉडर्न मेगा सिटीज जैसे लंदन और न्यूयॉर्क ग्लोबल कॉमर्स के ड्राइवर्स हैं। शहरों के इकोनॉमिक जोन्स फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करते हैं और यहाँ की अर्बन पॉलिसीज नेशनल और ग्लोबल ट्रेंड्स को शेप करती हैं। मैट रिडली कहते हैं कि शहर ह्यूमैनिटी की प्रोग्रेस के सबसे बड़े सिंबल्स हैं। ये सिर्फ रहने की जगह नहीं, इनोवेशन और कोलैबोरेशन के हब्स हैं। शहरों का उदय ट्रेड और कल्चरल एक्सचेंज के लिए एक रिवॉल्यूशन था और आज भी ये ग्लोबल ग्रोथ और इनोवेशन का सेंटर है। चैप्टर 6 एस्केपिंग माल्थूस ट्रैप, पॉपुलेशन आफ्टर 1200। थॉमस माल्थूस ने प्रेडिक्ट किया था कि पॉपुलेशन ग्रोथ एक दिन रिसोर्सेज से ज़्यादा हो जाएगी और फैमिन और पॉवर्टी इनएविटेबल होंगे। लेकिन हिस्ट्री ने दिखाया कि इंसानी इनोवेशन और एडेप्टेबिलिटी ने इन भारी प्रेडिक्शंस को गलत साबित किया। थॉमस माल्थूस का कहना था कि जब पॉपुलेशन रिसोर्सेज के कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़ेगी तो ह्यूमैनिटी फेमिन और वॉर्स का सामना करेगी। लेकिन एग्रीकल्चरल इनोवेशंस जैसे फर्टिलाइजर्स और मैकेनाइजेशन ने फूड प्रोडक्शन को एक्सपोनेंशियली बढ़ाया और आज दुनिया में रिसोर्सेज का बेटर डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल है। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन एक गेम चेंजर था। फर्टिलाइजर्स और मैकेनाइज्ड टूल्स जैसे ट्रैक्टर्स ने प्रोडक्टिविटी को बहुत बढ़ाया।
19th सेंचुरी में ग्रीन रिवॉल्यूशन के दौरान हाई यील्ड क्रॉप्स और हाइब्रिड सीड्स का डेवलपमेंट हुआ। ये सब टेक्निक्स रिसोर्सेज के एफिशिएंट यूज का एग्जाम्पल हैं, जो मालथूस के प्रेडिक्शंस को गलत साबित करते हैं। ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क्स ने एक और बड़ा रोल प्ले किया। जब किसी रीजन में फेमिन या शॉर्टेज होती थी तो ट्रेड ने सरप्लस रिसोर्सेज को वहां तक पहुंचाया। ट्रेड ने लोकलाइज्ड स्कैरसिटी का इम्पैक्ट मिनिमाइज कर दिया, जो एक इम्पॉर्टेंट रीजन है कि ह्यूमैनिटी ने मालथूसियन ट्रैप को अवॉइड किया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक और बड़ा माइलस्टोन था, जिसमें प्रोडक्टिविटी के नए हाइट्स अचीव किए गए। फैक्ट्रीज और अर्बन सेंटर्स ने जॉब्स और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी को बढ़ाया। अर्बनाइजेशन ने लोगों को नए अपॉर्चुनिटीज दिए और रूरल और अर्बन पॉपुलेशंस के बीच बैलेंस बनाया। इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस में जैसे जैसे वेल्थ बढ़ती गई, वैसे वैसे बर्थ रेट्स डिक्लाइन करने लगे। वुमेन के एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग मेथड्स ने फर्टिलिटी रेट्स को कंट्रोल किया। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के साथ पॉपुलेशन ग्रोथ का कंट्रोल एक नेचुरल फिनोमेनन बन गया। एडवांसेस इन मेडिकल साइंस और सैनिटेशन ने मोर्टेलिटी रेट्स को सिग्निफिकेंटली कम कर दिया। वैक्सीनेशन कैंपेन्स और एंटीबायोटिक्स ने पेंडेमिक्स का इम्पैक्ट कम किया। राइजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी ने डेमोग्राफिक शिफ्ट्स को प्रमोट किया और सोसाइटीज को नए वेज में अडैप्ट करने का चांस मिला। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल एक्सप्लेन करता है कि जैसे जैसे सोसाइटीज डेवलपमेंट के डिफरेंट फेजेस में एंटर करती हैं, उनका बर्थ और डेथ रेट स्टेबलाइज हो जाता है। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें सोसाइटीज हाई मोर्टेलिटी और बर्थ रेट से लो फर्टिलिटी और स्टेडी पॉपुलेशन ग्रोथ के फेजेस में शिफ्ट होती हैं। अर्बन सेंटर्स पॉपुलेशन रीडिस्ट्रीब्यूशन के हब्स बन गए। माइग्रेशन ने ओवरक्राउडिंग और रिसोर्स स्कैरसिटी जैसे रीजनल चैलेंजेस को सॉल्व किया। सिटीज ने इंफ्रास्ट्रक्चर और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया, जो माइग्रेशन को बढ़ाता है। मैट रिडली का कहना है कि ह्यूमैनिटी का एडेप्टेबिलिटी और इनोवेशन के लिए कांस्टेंट क्वेस्ट मालथूसियन ट्रैप को गलत साबित करती है। हिस्ट्री ने दिखाया है कि इंसानी सोसाइटी चैलेंजेस का सामना करते हुए उन्हें सॉल्यूशंस में बदल सकती है। आने वाले समय में भी टेक्नोलॉजी और पॉलिसी एडवांसमेंट्स ह्यूमैनिटी के लिए नए दरवाजे खोलेंगे। चैप्टर 7 द रिलीज ऑफ स्लेव्स, एनर्जी आफ्टर 1700। मैट रिडली इस चैप्टर में एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के दौरान एनर्जी के नए सोर्सेस और टेक्नोलॉजीज ने मैनुअल लेबर का बर्डन कम कर दिया और इंसानी प्रोग्रेस के नए दरवाजे खोले। द रिलीज ऑफ स्लेव्स का मेटाफर यहाँ मशीन्स के आने को रिप्रेजेंट करता है, जो मैनुअल और एनिमल लेबर के लिमिटेशंस को तोड़कर इफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स पर ले गए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक टर्निंग पॉइंट था, जिसमें एनर्जी का यूज मैनुअल लेबर से मैकेनिकल एनर्जी पर शिफ्ट हुआ। फॉसिल फ्यूल्स, स्पेशली कोयल, ने इस ट्रांसफॉर्मेशन में एक बड़ा रोल निभाया। कोयला की अवेलेबिलिटी और इसका इंटेंसिव यूज फैक्ट्रीज को चलाने के लिए किया गया, जिसने प्रोडक्शन सिस्टम्स को कंप्लीटली चेंज कर दिया। जेम्स वॉट के स्टीम इंजन के इन्वेंशन ने मैनुअल और एनिमल लेबर की डिपेंडेंसी को रिप्लेस कर दिया। स्टीम इंजन्स ने ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग में एफिशिएंसी बढ़ाई। अब एक फैक्ट्री में काम करने के लिए जानवरों या इंसानों की जगह मशीन्स का यूज होने लगा, जो फास्टर और रिलायबल था। कोयला के बाद ऑयल और गैस जैसे फॉसिल फ्यूल्स की डिस्कवरीज ने इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस और ट्रांसफॉर्मेशंस को और बदल दिया।
पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे केरोसिन और डीजल ने मॉडर्न इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स को फ्यूल किया। फॉसिल फ्यूल्स ने इकोनॉमीज को ग्रो करने का एक स्टेबल और स्केलेबल एनर्जी सोर्स दिया। 19th सेंचुरी में हाइड्रो पावर एक सिग्निफिकेंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के रूप में डेवलप हुआ। रिवर्स और डैम्स का यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए होने लगा, जो सस्टेनेबल था और पोल्यूशन फ्री एनर्जी प्रोवाइड करते थे। फैक्ट्रीज जो पहले मैनुअल लेबर और सिंपल टूल्स पर डिपेंडेंट थी, अब मशीन से ऑपरेट होने लगी। ये ट्रांसफॉर्मेशन नॉट ओनली प्रोडक्शन की कॉस्ट को कम करता है, बल्कि गुड्स की अवेलेबिलिटी को भी बढ़ाता है। एडवांसेस इन मेटलर्जी ने मॉडर्न मशीनरी बनाने में मदद की, जो और ज्यादा ड्यूरेबल और इफिशिएंट थी। रेल रोड्स ने एनर्जी रिवॉल्यूशन का एक और एस्पेक्ट हाईलाइट किया। स्टीम पावर ट्रेन्स ने ट्रेड को एक्सेलरेट किया और लोगों और गुड्स का मूवमेंट फास्टर और रिलायबल बनाया। अब मार्केट्स इजीली एक्सेसिबल होने लगे और रूरल एरियाज भी ग्लोबल इकोनॉमी का हिस्सा बन गए। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली का इन्वेंशन एक और एनर्जी माइलस्टोन था। इसने कम्युनिकेशन और हाउस होल्ड लिविंग को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। लाइट बल्ब्स, इलेक्ट्रिक फैंस और अप्लायंसेस ने डेली लाइफ को सिंप्लीफाई किया और प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ गई। कंबस्शन इंजन्स ने एग्रीकल्चर और लॉजिस्टिक्स को बदल दिया। ट्रैक्टर्स और अदर मैकेनाइज्ड टूल्स ने फार्मिंग को बहुत इफिशिएंट बनाया और लार्ज स्केल फार्मिंग पॉसिबल हुई। ये इनोवेशन ने न सिर्फ फूड प्रोडक्शन को बढ़ाया, बल्कि रूरल इकोनॉमीज को भी सपोर्ट करता है। 20th सेंचुरी में एनर्जी कंजम्पशन एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगा। फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्टेशन और हाउस होल्ड अप्लायंसेस के वाइड स्प्रेड यूज ने एनर्जी को हर इकोनॉमी के सेंटर में रख दिया। अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन एनर्जी की डिमांड को और एक्सेलरेट करते गए। विंड और सोलर एनर्जी जैसे रिन्यूएबल सोर्सेस ने मॉडर्न एनर्जी सिस्टम्स में अपनी जगह बनाई। न्यूक्लियर एनर्जी एक पोटेंट एनर्जी सोर्स के रूप में निकली, लेकिन इसके साथ कंट्रोवर्सी भी जुड़ गई। सेफ्टी कंसर्न्स और रेडिएक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट के इश्यूज इसके बड़े एडॉप्टेशन में रुकावट बने। फिर भी न्यूक्लियर एनर्जी काफी इकोनॉमीज के लिए एक डिपेंडेबल एनर्जी सोर्स है। एनर्जी एक्सेस एक नेशन के इकोनॉमिक ग्रोथ का एक बड़ा ड्राइवर है। इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस का ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन का डायरेक्ट रिलेशन उनकी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्रीज की प्रोडक्टिविटी के साथ है। एनर्जी ने माइनिंग और रिसोर्स एक्सट्रैक्शन जैसे लार्ज स्केल ऑपरेशंस को पॉसिबल बनाया। इलेक्ट्रिफिकेशन ने प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ दोनों को इम्प्रूव किया। रूरल और अर्बन एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी ने एजुकेशन और हेल्थ केयर सर्विसेज को एक्सेसिबल बनाया। अब हर सेक्टर में एनर्जी का यूज हो रहा है, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो या डोमेस्टिक। गवर्नमेंट्स के एनर्जी सब्सिडीज ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में कंपटीशन और इनोवेशन को प्रमोट किया। सब्सिडीज ने रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स को भी बढ़ाया, जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए जरूरी है। 1970s के एनर्जी क्राइसिस ने दिखाया कि ओवर डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स रिस्की हो सकता है। इस क्राइसिस ने एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन और रिन्यूएबल सॉल्यूशंस की ज़रूरत को हाईलाइट किया। एनर्जी रिवॉल्यूशन इंसानी प्रोग्रेस के कोर में है। मशीन्स का आना और फॉसिल फ्यूल्स का डिस्कवरी ह्यूमैनिटी को नए हाइट्स पर ले गया। मैट रिडली का कहना है कि एनर्जी सिस्टम्स का इवोल्यूशन इंसानी एडेप्टेबिलिटी और इनोवेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आने वाले समय में भी एनर्जी ह्यूमैनिटी के प्रोग्रेस का एक ज़रूरी हिस्सा बनी रहेगी। चैप्टर 8 द इन्वेंशन ऑफ इन्वेंशन।
increasing returns after 1800. मैट रिडली कहते हैं कि 1800 के बाद इंसानों की इनोवेशंस का पेस एक्सपोनेंशियली बढ़ने लगा। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने नए इन्वेंशंस का एक सिलसिला शुरू किया जो आज तक चलता आ रहा है। इस चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन्वेंशंस एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस है जिसमें हर नए आविष्कार पहले के आविष्कारों पर डिपेंडेंट है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने इनोवेशन का एक नया चैप्टर शुरू किया। फैक्ट्रीज और मैकेनाइज्ड सिस्टम्स ने प्रोडक्शन को स्पीड और एफिशिएंसी दी। इस पीरियड में नए टूल्स, मशीन्स और प्रोसेसेस डेवलप हुए जो हर फील्ड को ट्रांसफॉर्म करते गए। इनोवेशन एक सेल्फ सस्टेनिंग साइकिल बन गया। हर नई सक्सेस नए आविष्कारों का बेस बन गई। रिडली हाईलाइट करते हैं कि कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन इनोवेशन के सबसे बड़े ड्राइवर्स हैं। जब अलग अलग आइडियाज और स्किल्स वाले लोग एक साथ काम करते हैं तो नए सॉल्यूशंस इमर्ज होते हैं। रेलवेज और टेलीग्राफ्स ने मार्केट्स और लोगों को कनेक्ट किया, जिसने ट्रेड और नॉलेज एक्सचेंज को सिंप्लीफाई किया। इनोवेशन एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस है। एक इन्वेंशन दूसरे इन्वेंशन के फाउंडेशन पर बिल्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टीम इंजन के बाद इंटरनल कंबस्शन इंजन का इन्वेंशन हुआ और फिर इलेक्ट्रिक मोटर्स आए। पेटेंट सिस्टम्स ने इन्वेंटर्स को इंसेंटिवाइज किया और नए आइडियाज को प्रोटेक्ट किया। प्रिंटिंग प्रेस ने नॉलेज को हर इंसान के लिए एक्सेसिबल बनाया। बुक्स और न्यूज़पेपर्स के वाइड स्प्रेड यूज ने क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ाया। स्टीम पावर और इलेक्ट्रिसिटी जैसे एनर्जी सोर्सेस ने ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग को रिवॉल्यूशनाइज किया। रेलवे, टेलीग्राफ्स और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मदद की। स्टील और कंक्रीट जैसे मटेरियल्स का इन्वेंशन नए बिल्डिंग्स और ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन के लिए ज़रूरी था। केमिकल इनोवेशंस और फार्मास्यूटिकल्स ने हेल्थ और मेडिसिन को बदला। एंटीबायोटिक्स जैसे इन्वेंशंस ने डिजीज का इम्पैक्ट काफ़ी कम कर दिया। ये सब एडवांसेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने में मददगार रहे। असेंबली लाइन ने प्रोडक्शन प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन किया। फोर्ड मोटर्स जैसी कंपनीज ने स्टैंडर्डाइज्ड मेथड्स का यूज करके कार्स और कंज्यूमर गुड्स को अफोर्डेबल बनाया। मास प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट ने ग्लोबल ट्रेड और कॉमर्स को रीडिफाइन कर दिया। 20th सेंचुरी में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज जैसे टेलीफोन्स, रेडियोज और टेलीविजन्स ने कनेक्टिविटी को रिडिफाइन किया। कंप्यूटर एज के आने के बाद इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में एक नए एरा की शुरुआत हुई। ट्रांजिस्टर्स और माइक्रोचिप्स ने डिजिटल रिवॉल्यूशन का बेस बनाया, जिसका इम्पैक्ट हर फील्ड में दिखाई देता है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग ने एयर ट्रैवल को सस्ता बनाया। प्लेन्स और रॉकेट्स ने ट्रैवल और एक्सप्लोरेशन के पॉसिबिलिटीज को भी ढूंढना शुरू किया। नासा जैसे गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च प्रोग्राम्स ने टेक्नोलॉजिकल लीप्स को इनेबल किया। सिलिकॉन वैली इनोवेशन का एक ग्लोबल हब बन गया। यहाँ टेक कंपनीज ने नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज क्रिएट किए जो पूरे वर्ल्ड में अडॉप्ट हुए। क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और मशीन लर्निंग जैसे फील्ड्स ने प्रोडक्टिविटी और डिसीजन मेकिंग को नया रीडिफाइन किया। इनोवेशन का फोकस आज सस्टेनेबिलिटी पर है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस जैसे विंड और सोलर ने क्लाइमेट कंसर्न्स को एड्रेस करने में मदद की। कंज्यूमर कल्चर ने इनोवेशंस को डिमांड ड्रिवन बनाया है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ने रिटेल इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म किया। अब हर प्रोडक्ट ग्लोबल मार्केट्स में अवेलेबल हैं और लॉजिस्टिक्स सिस्टम्स नए हाइट्स पर हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने आइडियाज़ के रैपिड स्प्रेड को इनेबल किया है।
ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे टूल्स नए ट्रेंड्स और इनोवेशंस को मास लेवल पर पहुंचा रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म्स इनोवेशन और कोलैबोरेशन के नए टूल्स बनकर उभरे हैं। फ्यूचर में बायोटेक्नोलॉजी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे फील्ड्स नए ब्रेक थ्रूज का प्रॉमिस करती हैं। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और फास्टर कंप्यूटिंग नए पॉसिबिलिटीज क्रिएट करेंगे। मैट रिडली कहते हैं कि द इन्वेंशन ऑफ इन्वेंशन इंसानी प्रोग्रेस की सबसे बड़ी स्टोरी है। इनोवेशन एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है जो क्युमुलेटिव और कोलैबोरेटिव है। हर नए इन्वेंशन ह्यूमैनिटी को नए पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज की तरफ ले जा रहे हैं। आने वाला समय इनोवेशन और क्रिएटिविटी के नए माइलस्टोन्स का हिस्सा बनेगा। चैप्टर 9 टर्निंग पॉइंट्स पेसिमिज्म आफ्टर 1900। ये चैप्टर हिस्ट्री के उन मूवमेंट्स को हाईलाइट करता है जहां पेसिमिज्म यानी निराशा इंसानी प्रोग्रेस के रास्ते में आई। लेकिन मैट रिडली कहते हैं कि हर टर्निंग पॉइंट जहां लोगों ने चैलेंजेस और क्राइसिस देखे, वहीं मूवमेंट्स ह्यूमैनिटी के लिए नए ट्रांसफॉर्मेशंस का आधार बने। इस चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे 1900 के बाद पेसिमिस्टिक सोच को रिपीटेडली गलत साबित किया गया। हिस्ट्री के हर बड़े क्राइसिस के साथ पेसिमिज्म आता है, लेकिन हर बार ह्यूमैनिटी ने इनोवेशन और रेजिलियंस दिखाकर प्रोग्रेस का रास्ता बनाया। 20th सेंचुरी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जहां क्राइसिस के बावजूद ट्रांसफॉर्मेटिव एडवांसमेंट्स देखी गई। ग्रेट डिप्रेशन जैसे इकोनॉमिक डाउनटर्न्स ने दुनिया में निराशा को बढ़ाया, लेकिन इन क्राइसिस ने नए इकोनॉमिक पॉलिसीज और सिस्टम्स को भी जन्म दिया, जैसे वेलफेयर प्रोग्राम्स और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 ने दुनिया को अनप्रेसिडेंटेड डिस्ट्रक्शन की तरफ ले गई, लेकिन पोस्ट वॉर रीबिल्डिंग एफर्ट्स ने ह्यूमैनिटी के रेजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी को प्रूव किया। इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में बड़े इन्वेस्टमेंट्स हुए, जिसमें ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क्स का एक्सपेंशन भी शामिल था। कोल्ड वॉर के टाइम आइडियोलॉजिकल डिविजन्स बहुत ज़्यादा रहे, लेकिन इसी पीरियड में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जैसे स्पेस रेस और न्यूक्लियर एनर्जी नए इनोवेशंस के लिए ग्राउंड बना गए। यहाँ तक कि फियर्स ऑफ न्यूक्लियर एनहाइलेशन के बीच ह्यूमैनिटी ने अपनी साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाया। 20th सेंचुरी के बीच में फियर्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन डोमिनेट कर गई। मैल्थुसियन प्रेडिक्शंस के अकॉर्डिंग रिसोर्सेस डिप्लीट होने वाले थे, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन ने हाई यील्ड क्रॉप्स और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स के जरिए फूड शॉर्टेज का सलूशन ढूंढा। रिसोर्स शॉर्टेजेस के प्रेडिक्शंस इनोवेशंस के आगे गलत साबित हुए। अर्बनाइजेशन को लेकर भी फियर्स थे, ओवरक्राउडिंग, सैनिटेशन प्रॉब्लम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स। लेकिन सिटी प्लानिंग और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस जैसे सीवेज सिस्टम्स और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ने इन फियर्स को टैकल किया। मॉडर्न सिटीज आज प्रोग्रेस और कल्चरल एक्सचेंज के हब्स हैं। ऑटोमेशन के फियर्स काफी पुराने हैं। अर्ली इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम लोग सोचते थे कि मशीन्स जॉब छीन लेंगी, लेकिन हर टेक्नोलॉजिकल वेव के साथ नई इंडस्ट्रीज और जॉब्स का क्रिएशन हुआ। ऑटोमेशन ने रेपिटेटिव टास्क को सिंप्लीफाई किया और लोगों को हायर स्किल्ड रोल्स में शिफ्ट होने का मौका दिया। 1970s के एनर्जी क्राइसिस ने दुनिया को अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी के रिस्क के बारे में सोचने पर मजबूर किया। इसने अल्टरनेटिव फ्यूल्स जैसे सोलर और विंड एनर्जी के डेवलपमेंट को बढ़ाया। रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस अब एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का आधार बन गए हैं। 20th सेंचुरी में मेडिकल फील्ड में ब्रेक थ्रूज ने मोर्टेलिटी रेट्स को काफी रिड्यूस किया। वैक्सीन्स जैसे पोलियो और स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इनिशिएटिव्स ने डिजीजेस को ऑलमोस्ट इरेडिकेट कर दिया।
इंटरनेट एक ट्रांसफॉर्मेटिव इन्वेंशन रहा। एजुकेशन और नॉलेज को डेमोक्रेटाइज करके इसने ग्लोबल कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन के नए पॉसिबिलिटीज को क्रिएट किया। इंफॉर्मेशन का एक्सेस अब हर इंसान के लिए पॉसिबल है, जो पहले इम्पॉसिबल लगता था। ग्लोबलाइजेशन ने फियर्स ऑफ कल्चरल ह्यूमनाइजेशन को जन्म दिया, लेकिन रियलिटी में ग्लोबलाइजेशन ने डाइवर्सिटी और कल्चरल एक्सचेंज को बढ़ाया। डिफरेंट सोसाइटीज के आइडियाज और ट्रेडिशंस एक दूसरे के साथ मिक्स हुए, जो प्रोग्रेस और एनरिचमेंट के नए रास्ते बनाते हैं। मीडिया का रोल पेसिमिज्म को एम्प्लीफाई करने में बड़ा रहा। हर क्राइसिस या प्रॉब्लम को एग्जेजरेट करके दिखाया गया, लेकिन हिस्टोरिकल डेटा कंसिस्टेंटली अपवर्ड ट्रेंड्स दिखाता है कि बेटर हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स हुए। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस यानी एनजीओज ने ग्लोबल चैलेंजेस जैसे पॉवर्टी और हंगर को टैकल करने के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए। इन ऑर्गेनाइजेशंस ने ग्रास रूट्स लेवल पर इम्प्रूवमेंट लाए, जो गवर्नमेंट्स के लिए मुश्किल लगते थे। एआई और ऑटोमेशन जैसी फील्ड्स को लेकर अपोकलिप्टिक फियर्स भी बढ़े रहे, लेकिन हर नए टेक्नोलॉजिकल वेव ने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नए मेथड्स दिए हैं। एडेप्टेशन और इनोवेशन ह्यूमैनिटी के कोर स्ट्रेंथ्स हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन ह्यूमैनिटी के ऑप्टिमिज्म का एक अच्छा एग्जाम्पल है। मून लैंडिंग्स और मार्स एक्सप्लोरेशन ने इंसानी पोटेंशियल के नए डायमेंशंस को खोला है। मैट रिडली का कहना है कि पेसिमिज्म एक नेचुरल रिएक्शन है जब ह्यूमैनिटी नए चैलेंजेस फेस करती है, लेकिन हिस्ट्री कंसिस्टेंटली दिखाती है कि ह्यूमन एडेप्टेबिलिटी और इनोवेशन हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने में कैपेबल है। टर्निंग पॉइंट्स हमेशा प्रोग्रेस और ट्रांसफॉर्मेशन के नए पाथ्स खोलते हैं। चैप्टर 10 द टू ग्रेट पेसिमिज्म्स ऑफ टुडे, अफ्रीका एंड क्लाइमेट आफ्टर 2010। अफ्रीका और क्लाइमेट चेंज, ये दो टॉपिक्स आज के समय के दो सबसे बड़े चैलेंजेस और पेसिमिज्म के सोर्स हैं। लेकिन मैट रिडली इस चैप्टर में ये आर्ग्यू करते हैं कि जितने बड़े फियर्स इन दोनों से जुड़े हैं, उनसे लड़ने के लिए सॉल्यूशंस भी उतने ही प्रॉमिसिंग हैं। आइए इन दोनों क्रिटिकल टॉपिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। अफ्रीका को इकोनॉमिक और सोशल चैलेंजेस के लिए पेसिमिज्म के लेंस से देखा जाता है, लेकिन रिडली कहते हैं कि ये कॉन्टिनेंट एक वास्ट अनटैप्ड पोटेंशियल रखता है। ह्यूमन कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेस और इनोवेशन के टर्म्स में। ट्रेड बैरियर्स और पुअर गवर्नेंस ने अफ्रीका के इकोनॉमिक ग्रोथ को रोका है, लेकिन रिसेंट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नए डेवलपमेंट्स के रास्ते खोल रहे हैं। ट्रेड बैरियर्स और करप्शन अफ्रीका के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सबसे बड़े ऑब्स्टिकल्स हैं, लेकिन रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया यानी AfCFTA नए इंट्रा अफ्रीकन कॉमर्स के रास्ते बनाते हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजी ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाया है, जिसमें मोबाइल बैंकिंग जैसे इनोवेशंस शामिल हैं। ये टेक्नोलॉजी रूरल और अर्बन दोनों एरियाज को कनेक्ट करती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स जैसे पुअर ट्रांसपोर्टेशन और एनर्जी सिस्टम्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज को लिमिट करते हैं, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स और अर्बनाइजेशंस नए इकोनॉमिक हब्स को क्रिएट कर रहे हैं। एजुकेशन को अनलॉक करना अफ्रीका के डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए काफ़ी ज़रूरी है। यंग पॉपुलेशन अफ्रीका के लिए एक लॉन्ग टर्म एडवांटेज बन सकती है अगर स्किल डेवलपमेंट और स्टेम एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट किया जाए तो। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स और इनोवेटिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस फूड सिक्योरिटी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। रिफॉरेस्ट्रेशन और डेजर्टिफिकेशन से लड़ने के इनिशिएटिव्स भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ाते हैं। क्लाइमेट चेंज,
क्लाइमेट चेंज को लेकर दुनिया भर में पेसिमिज्म है, लेकिन रिडली आर्ग्यू करते हैं कि टेक्नोलॉजिकल और कोलैबोरेटिव सॉल्यूशन से इस प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर और विंड पावर का एडाप्टेशन तेजी से बढ़ रहा है। एडवांस्ड एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस जैसे बैटरीज रिन्यूएबल एनर्जी के एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। एडेप्टिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस और वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स क्लाइमेट रेजिलियंस को बढ़ाते हैं। कोस्टल प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट्स और रिफॉरेस्टेशन इनिशिएटिव्स एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन से लड़ रहे हैं। इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स जैसे पेरिस अकॉर्ड एमिशन रिडक्शन के लिए कलेक्टिव एफर्ट्स को शोकेस करते हैं। ये एग्रीमेंट्स एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए ग्लोबल कोऑपरेशन का एग्जाम्पल है। रिडली का कहना है कि पेसिमिज्म जितना बड़ा है, ऑप्टिमिज्म उससे ज़्यादा ज़रूरी है। अफ्रीका और क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को टैकल करने के लिए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन और कोलैबोरेटिव एफर्ट्स काफ़ी इम्पैक्टफुल हो सकते हैं। अफ्रीका का वास्ट पोटेंशियल और क्लाइमेट रेजिलियंस स्ट्रेटजीज ह्यूमैनिटी के नए होप के सोर्सेस हैं। चैप्टर 11 द कैटलेक्सी रेशनल ऑप्टिमिज्म अबाउट 2100। मैट रिडली इस चैप्टर में कैटलेक्सी का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, जो एक सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम को डिस्क्राइब करता है। इसमें लोग एक्सचेंज और कोलैबोरेशन के जरिए म्यूचुअल बेनिफिट अचीव करते हैं। ये चैप्टर ह्यूमैनिटी के लिए ऑप्टिमिज्म का एक पावरफुल केस बनाता है, जो एविडेंस और लॉजिकल प्रोग्रेशन पर आधारित है। कैटलेक्सी का मतलब है एक ऐसी इकोनॉमिक और सोशल सिस्टम जो नेचुरली इवॉल्व होती है जब लोग अपने आइडियाज और रिसोर्सेस एक्सचेंज करते हैं। रिडली का कहना है कि ट्रेड और स्पेशलाइजेशन इंसानी प्रोग्रेस के बैकबोन है। ट्रेड सिर्फ सामान का ही नहीं बल्कि आइडियाज का भी होता है, जो नए इन्वेंशंस और इनोवेशंस के रास्ते खोलता है। ट्रेड पीस और कोऑपरेशन बढ़ाता है। स्पेशलाइजेशन एफिशिएंसी बढ़ाता है और नए सॉल्यूशंस का स्कोप बढ़ाता है। कोलैबोरेशन से क्यूमुलेटिव प्रोग्रेस होती है, जो इंडिविजुअल एफर्ट से ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती है। रिडली आर्ग्यू करते हैं कि इंसानी एडेप्टेबिलिटी और क्रिएटिविटी के जरिए फ्यूचर के चैलेंजेस को टैकल किया जा सकता है। उन्होंने कुछ क्रिटिकल ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज को हाईलाइट किया है, जो 2100 तक एक प्रॉस्पेरस दुनिया बनाने में मदद करेंगी। पहला, रिन्यूएबल एनर्जी डोमिनेंस। फॉसिल फ्यूल्स का सब्स्टिट्यूशन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड पावर से होगा। ये एनर्जी ट्रांजिशन एनवायरमेंटल कंसर्न्स को भी एड्रेस करेगा। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। एआई इंडस्ट्रीज में रिवॉल्यूशन ला सकता है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर और रिपीटेटिव टास्क को ऑटोमेट करके। तीसरा, बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक के जरिए फूड सिक्योरिटी और हेल्थ चैलेंजेस का सलूशन मिल सकता है। जीन एडिटिंग जैसे इनोवेशंस डिजीजेस को इरेडिकेट करने में मदद करेंगे। चौथा, स्पेस एक्सप्लोरेशन। स्पेस माइनिंग और कॉलोनाइजेशन नए रिसोर्सेस और सेटलमेंट के ऑप्शंस प्रोवाइड करेंगी। और पांचवा, एजुकेशन रिवॉल्यूशन। एजुकेशन सिस्टम्स डायनेमिक और फ्यूचर इकोनॉमीज के डिमांड के हिसाब से इवॉल्व करेंगे। लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक स्टैंडर्ड बनेगी। रिडली का मैसेज ये है कि अगर ह्यूमैनिटी अपने पोटेंशियल को समझकर रैशनल ऑप्टिमिज्म के साथ एक्ट करे तो 2100 तक दुनिया एक हेल्दियर, वेल्दियर और इक्विटेबल प्लेस बन सकती है। कैटलेक्सी एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड करता है एक इंटरकनेक्टेड और प्रोग्रेसिव सोसाइटी के लिए। मैट रिडली की किताब द रैशनल ऑप्टिमिस्ट एक जबरदस्त कहानी है ह्यूमैनिटी की प्रोग्रेस की।
ये किताब एक्सप्लेन करती है कि कैसे ट्रेड, इनोवेशन और कोलैबोरेशन ने हमारी सिविलाइजेशन को हर चैलेंज के आगे जीतने की शक्ति दी। आइए चैप्टर वाइज एक रिकैप करते हैं। रिडली की किताब शुरुआत इसकी एक पावरफुल कॉन्सेप्ट के साथ होती है, आइडियाज हैविंग सेक्स। ये नॉलेज बताती है कि इंसानी प्रोग्रेस का असली सीक्रेट है आइडियाज का एक्सचेंज और उनका फ्यूजन। हर नए आइडिया का सोर्स होता है पुराने आइडियाज का रिकॉम्बिनेशन, और इसी प्रोसेस ने ह्यूमैनिटी को आज के एडवांस्ड लेवल तक पहुंचाया। चैप्टर 1, अ बेटर टुडे। इस चैप्टर में रिडली आर्ग्यू करते हैं कि आज के ज़माने में हम अनप्रेसिडेंटेड प्रॉस्पेरिटी एंजॉय करते हैं। लोग चैलेंजेस पर फोकस करते हैं, लेकिन अगर हिस्ट्री को देखें तो प्रोग्रेस हमेशा एडवर्सिटी को ओवरकम करके हुई है। आज के लिविंग स्टैंडर्ड्स इंसानी हिस्ट्री के किसी भी पॉइंट से बेटर हैं। हेल्थ, वेल्थ और टेक्नोलॉजी में ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। हिस्टोरिकल डेटा दिखाता है कि हम हर चैलेंज का इनोवेटिव सॉल्यूशन ढूंढते आए हैं। चैप्टर 2, द कलेक्टिव ब्रेन। इंसानी इंटेलिजेंस की ताकत इंडिविजुअल ब्रिलियंस में नहीं बल्कि कलेक्टिव नॉलेज और नेटवर्क्स में छुपी है। रिडली ये एक्सप्लेन करते हैं कि सोसाइटीज का प्रोग्रेस कैसे शेयर्ड आइडियाज और स्किल्स के एक्सचेंज पर डिपेंडेंट है। चैप्टर 3, द मैन्युफैक्चर ऑफ वर्च्यू। इकोनॉमिक सिस्टम्स का इवोल्यूशन बार्टर से लेकर मॉडर्न मार्केट्स तक का एक अमेजिंग जर्नी है। रिडली इस चैप्टर में ट्रस्ट और रूल्स के इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करते हैं, जो ट्रेड और कोऑपरेशन के बैकबोन है। चैप्टर 4, द फीडिंग ऑफ द 9 बिलियन। फार्मिंग का इन्वेंशन ह्यूमैनिटी के लिए एक रिवोल्यूशनरी स्टेप था। ये प्रोसेस न सिर्फ फूड प्रोडक्शन बढ़ाने का एक तरीका था, बल्कि पॉपुलेशन ग्रोथ और सोसाइटल कॉम्प्लेक्सिटी के लिए भी एक फाउंडेशन था। इरिगेशन और प्लाउज जैसे इनोवेशंस ने फार्मिंग को प्रोडक्टिव बनाया। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने हाई यील्ड क्रॉप्स के जरिए फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस को सॉल्व किया। चैप्टर 5, द ट्रायम्फ ऑफ सिटीज। शहर ह्यूमैनिटी के ट्रेड, इनोवेशन और कल्चरल एक्सचेंज के सेंटर्स हैं। अर्बनाइजेशन ने ह्यूमन प्रोग्रेस को नए डायमेंशंस दिए हैं। सिटीज रिसोर्सेस और लेबर को कंसंट्रेट करके इकोनॉमिक ग्रोथ को एक्सेलरेट करती हैं। ट्रेड रूट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ने सोसाइटीज को ग्लोबली कनेक्ट किया है। चैप्टर 6, एस्केपिंग माल्थूस ट्रैप। थॉमस माल्थूस के प्रेडिक्शंस के कॉन्ट्रेरी इनोवेशंस ने हमेशा रिसोर्स स्कैर्सिटी के फियर्स को गलत साबित किया है। रिडली इस चैप्टर में दिखाते हैं कि कैसे ह्यूमैनिटी ने एडेप्टेबिलिटी और टेक्नोलॉजी के जरिए रिसोर्स कंस्ट्रेंट्स को ओवरकम किया। चैप्टर 7, द रिलीज ऑफ स्लेव्स। एनर्जी रिवॉल्यूशंस ने मैनुअल लेबर की डिपेंडेंसी को खत्म कर दिया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का सेंटर पीस था कोयला और स्टीम पावर का यूटिलाइजेशन, जिसमें मशीन्स ने ह्यूमन और एनिमल लेबर को रिप्लेस किया। चैप्टर 8, द इन्वेंशन ऑफ इन्वेंशन। रिडली ये एक्सप्लेन करते हैं कि इनोवेशन एक क्यूमुलेटिव प्रोसेस है, जिसमें नए आइडियाज पुराने डिस्कवरीज के बेस पर बिल्ड होते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने इनोवेशंस के पेस को ड्रामेटिकली एक्सेलरेट किया। चैप्टर 9, टर्निंग पॉइंट्स। हिस्ट्री के पेसिमिस्टिक मूवमेंट्स अक्सर नए ब्रेक थ्रूज के प्रीकर्सर्स होते हैं। रिडली ये दिखाते हैं कि कैसे वॉर्स, इकोनॉमिक डिप्रेशंस और क्राइसिस ह्यूमैनिटी के रेजिलियंस और इंजेन्युइटी को शो करते हैं। चैप्टर 10, अफ्रीका एंड क्लाइमेट। अफ्रीका और क्लाइमेट चेंज आज के दो बड़े चैलेंजेस हैं, लेकिन इनके सॉल्यूशंस भी उतने ही इम्पैक्टफुल हो सकते हैं। रिडली ऑप्टिमिज्म के साथ बताते हैं कि इनोवेशन और कोलैबोरेशन इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अफ्रीका का यंग पॉपुलेशन और अनटैप्ड रिसोर्सेस कॉन्टिनेंट के लिए एक इमेंस पोटेंशियल बनाते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस
क्लाइमेट रिलेटेड चैलेंजेस के सॉल्यूशंस हैं। चैप्टर 11 द कैटालेक्सी। रिडली कैटालेक्सी के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, जो एक सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम है जहां ट्रेड और कोलैबोरेशन प्रोग्रेस को ड्राइव करते हैं। फ्यूचर के लिए रिडली ऑप्टिमिज्म प्रमोट करते हैं, जो एविडेंस और हिस्ट्री के बेस पर है। ट्रेड, पीस और इनोवेशन को प्रमोट करता है। एआई, रिन्यूएबल एनर्जी और बायोटेक्नोलॉजी जैसे इनोवेशंस फ्यूचर के लिए प्रॉमिसिंग सॉल्यूशंस हैं। कोलैबोरेटिव सिस्टम्स प्रोग्रेस और क्वालिटी ऑफ लाइफ को अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स तक ले जाएंगे। मैट रिडली की किताब द रेशनल ऑप्टिमिस्ट एक होपफुल और एविडेंस बेस्ड पर्सपेक्टिव ऑफर करती है। फ्यूचर के लिए रिडली का मैसेज क्लियर है कि रेशनल ऑप्टिमिज्म ह्यूमैनिटी को नए हाइट्स तक ले जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। धन्यवाद।